अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज से 200 साल पहले एक ऐसे हीट इंजन को डिज़ाइन किया गया जिसकी एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 100% थी। यानी कि वो हीट इंजन आज की जितनी भी मशीन हम लोग इस्तेमाल करते हैं उनसे बहुत ज़्यादा एफिशिएंट था। उसी हीट इंजन के डिज़ाइन पर आज जो है मोस्ट ऑफ द इंजन्स काम करते हैं, पर वो उसकी एफिशिएंसी जितने लेवल तक नहीं पहुंच पाया। आज का हमारा जो लेक्चर है वो उसी हीट इंजन के हवाले से है, जिस हीट इंजन को हम कार्नो इंजन के नाम से जानते हैं, जो कि उस साइंटिस्ट के नाम पर है। सो आज के लेक्चर में कार्नो इंजन को समझेंगे और ये किस तरीके से काम करता है उसको समझेंगे, और आखिर में फार्मूला ड्राइव करेंगे फॉर एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन। सबसे पहली बात यह है कि कार्नो इंजन डिज़ाइन किया था एक फ्रेंच इंजीनियर ने, सादी कार्नो, टी इसमें साइलेंट है, 1824 में। तो आप देख लें कितनी पुरानी बात है, आज से 200 साल पहले। और उन्होंने डिस्क्राइब करा है एक आइडियल इंजन को, जिसको अब हम कार्नो इंजन कहते हैं। बेसिकली उन्होंने उस वक्त डिस्क्राइब किया था एक आइडियल हीट इंजन को। और ये जो हीट इंजन है वो फ्री है तमाम हीट लॉसेस से और फ्रिक्शन से। आज के जितने भी इंजन है वो हीट की सूरत में या फ्रिक्शन की सूरत में मोस्ट ऑफ द एनर्जी को जो है वो ज़ाया कर देते हैं। लेकिन ये जो इंजन था जो डिस्क्राइब किया गया उसे आइडियल इंजन कहा गया उस वक्त, और आज हम इसको कार्नो इंजन के नाम से जानते हैं। कार्नो इंजन में क्या क्या मौजूद है? सबसे पहले तो एक हॉट बॉडी है जिसकी इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी है, यानी कि उसके पास लार्ज अमाउंट ऑफ हीट मौजूद है, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट मौजूद है। एक सिमिलर कोल्ड बॉडी है, यानी कि उसमें जितनी भी हीट दे दी जाए उसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, एक ऐसी कोल्ड बॉडी है। ये जाहिर सी बात है हमारी अजम्पशन है, और ये हमने एक थ्योरेटिकल इंजन के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि कार्नो इंजन है। और एक परफेक्ट हीट इंसुलेटर है, यानी कि वो ना तो हीट को सिस्टम के अंदर जाने देता है, ना ही हीट को सिस्टम से बाहर जाने देता है। इस किस्म की एक हॉट बॉडी, कोल्ड बॉडी और इंसुलेटर को हम इस्तेमाल करेंगे कार्नो इंजन को समझने में। इस तरीके का हमारे पास एक सिलेंडर है जिसमें एक मूवेबल पिस्टन है। देखो, सबसे पहली बात यह है कि एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर का जो पिस्टन है वो मूवेबल है। अंदर हमने कोई वर्किंग फ्लूइड भरा हुआ है, लेट्स से एक आइडियल गैस को हमने फिल किया हुआ है। जो दीवारें हैं इस सिलेंडर की वो 100% इंसुलेटेड है, यानी कि ना तो वहाँ से हीट अंदर दाखिल हो सकती है, ना ही हीट वहाँ से बाहर निकल सकती है। और सिर्फ जो उसका बॉटम है वो कंडक्टिंग है, यानी कि इस सिस्टम के अंदर, इस इंजन के अंदर अगर हमें हीट देनी है तो वो इसके बॉटम से पॉसिबल है। जो पिस्टन है वो भी इंसुलेटेड है, जो वॉल्स हैं वो भी इंसुलेटेड है। पिस्टन मूवेबल है, ऊपर प्रेशर को बढ़ाकर पिस्टन को नीचे मूव करवाया जा सकता है। और जो भी वज़न हमने ऊपर डाला हुआ है, जो कि आपको ग्रीन से नज़र आ रहा है, अगर इस वज़न को हटाएंगे तो प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा और पिस्टन ऊपर की तरफ भी मूव कर सकता है। और अंदर कोई वर्किंग फ्लूइड भरा होता है, जैसे इन केस ऑफ कार्नो इंजन हम जो है वो आइडियल गैस सपोज करते हैं जो कि फिल हुई हुई है इनसाइड कार्नो इंजन। और ये जो कार्नो इंजन है वो एक साइक्लिक प्रोसेस पे काम करेगा। देखो, इंजन है, लगातार एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करना है, तो कोई साइक्लिक प्रोसेस हमें चाहिए, एक रिवर्सिबल प्रोसेस चाहिए। जो हमारी जो हीट है, जो हम इसको हीट दें, वो उसको लगातार वर्क में कन्वर्ट कर सके, तो कोई ना कोई साइक्लिक प्रोसेस होना चाहिए। सो क्योंकि कार्नो इंजन का है तो उसको नाम दिया जाता है कार्नो साइकिल। कार्नो साइकिल देखते हैं कि कौन से प्रोसेसेस से गुजरता है कार्नो इंजन वर्किंग के लिए। सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन करवाई जाती है। आइसोथर्म का मतलब होता है सेम टेम्परेचर, और एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलना, यानी गैस फैलेगी ऑन द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम रहेगा और गैस एक्सपेंड होगी, तो उसे कहते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। फिर होती है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। एडियाबैटिक का मतलब होता है इंसुलेटर वाला प्रोसेस, एडियाबैट कहते हैं इंसुलेटर को, तो एडियाबैटिक का मतलब हो गया इंसुलेटर वाला प्रोसेस, और एक्सपेंशन हो रही है, यानी कि सिस्टम को इंसुलेटर पर रख के एक्सपेंड करवाना है बिना हीट दिए, ऐसा कह सकते हैं आप। फिर होगा आइसोथर्मल कंप्रेशन, यानी कि हम सिस्टम को कंप्रेस कराएंगे, वर्किंग फ्लूइड को, गैस को कंप्रेस कराएंगे आइसोथर्म रहते हुए। आइसोथर्म का मतलब सेम टेम्परेचर पर कंप्रेस करेंगे और गैस के टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देंगे, तो वो आइसोथर्मल कंप्रेशन कहलाएगा। और चौथा प्रोसेस होता है एडियाबैटिक कंप्रेशन, यानी ना सिस्टम को हीट देंगे ना ही सिस्टम से हीट निकलने देंगे, यानी कि इंसुलेटर पे पुट करेंगे और सिस्टम को कंप्रेस करेंगे। तो सादी कार्नो ने बेसिकली कहा कि अगर हम किसी इंजन को इन 4 प्रोसेसेस से गुजारें तो हम हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं
और उसकी एफिशिएंसी अच्छी खासी हो सकती है, और 100% भी हो सकती है, लेकिन उसमें एक छोटी सी कंडीशन रिक्वायर्ड है। तो कार्नो साइकिल जो है वो एक साइक्लिक प्रोसेस है जिससे हमारा कार्नो इंजन गुजरेगा और फिर वो हीट को कन्वर्ट करेगा वर्क में। अब हम हर एक स्टेप को एक एक करके समझेंगे और थ्योरी आपके सामने आएगी जिसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर जो सिस्टम रखा हुआ है ये हमारा इनिशियल एक सिस्टम है जिस पर हमें काम करना है। तो लेट से यहाँ पर रखा हुआ प्रेशर अभी P1 है और जो वर्किंग फ्लूइड है इसका वॉल्यूम V1 है, और इसी वर्किंग फ्लूइड का हमारे पूरे सिस्टम का जो टेम्परेचर है उसको T1 कर देते हैं। यानी कि जब कार्नो साइकिल स्टार्ट होती है तो हमारे सिस्टम का इनिशियल प्रेशर P1 होता है, टेम्परेचर T1 होता है, और जो गैस का वॉल्यूम होता है वो V1 होता है। अब हमें इसको आइसोथर्मल एक्सपेंशन से गुजारना है। जो प्रोसेस है बेसिकली वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। पहले ही बता चुका हूँ, इनिशियल प्रेशर P1 है, जो गैस का वॉल्यूम इनिशियल है वो V1 है, और फिलहाल जो टेम्परेचर है वो T1 है। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि हमें बिना इसके टेम्परेचर को चेंज किए गैस को एक्सपेंड कराना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस सिलेंडर को रख देंगे थर्मल कॉन्टैक्ट में किसी एनर्जी रिजर्वायर से, यानी कि हॉट बॉडी के ऊपर। एनर्जी रिजर्वायर का मतलब हो गया हम सिस्टम को प्लेस करेंगे किसी ना किसी हॉट बॉडी पर जिसका टेम्परेचर T1 है, यानी कि जितना टेम्परेचर इस सिस्टम का है उतना ही टेम्परेचर उस सिस्टम का भी, उसका भी होगा एनर्जी रिजर्वायर का जिसको हम रखेंगे। अच्छा, फिर क्या होगा, एक्सपेंशन करवाने के लिए हम जो है वो लोड को डिक्रीज़ कर देंगे, यानी कि ऊपर से हम प्रेशर को हटा देंगे। अब जैसे ही मैं प्रेशर को हटाऊंगा तो यकीनन जो गैस है वो एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी, लेकिन जब गैस एक्सपेंड होती है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो कूल डाउन हो जाती है, एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है। नतीजे में क्या होगा कि वो हमारा जो हॉट बॉडी हम रखेंगे उससे वो हीट को एब्जॉर्ब करेगी Q1 और अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखने की कोशिश करेगी, यानी टेम्परेचर T1 ही रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता हीट एब्जॉर्ब होगी और इस वजह से वॉल्यूम बढ़ जाएगा। प्रेशर हमने रिड्यूस कर दिया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, V1 से V2 हो जाएगा, और जाहिर सी बात है जब पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो कुछ ना कुछ तो वर्क होगा। देखो किस तरीके से ये हमने रखा हॉट बॉडी पे, हॉट बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करेगा हमारा सिस्टम। प्रेशर को हमने रिड्यूस कर दिया ताकि गैस को फैलने का मौका मिले और वो हीट को एब्जॉर्ब करते करते एक्सपेंड हो जाए। ये एक्सपेंड हो गया। फाइनली प्रेशर जो है वो P1 से कम करके मैंने कर दिया, यानी पहले जो थी स्टेट वो P1 V1 और T1 थी, और इससे मैंने स्टेट को चेंज कर दिया, प्रेशर को कम करके P2 कर दिया। नतीजे में आपने देखा वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ने के बाद V2 हो गया, और फिर हम देख सकते हैं कि जो इसका टेम्परेचर है उसमें भी कोई चेंज नहीं आया, तो टेम्परेचर सेम रहेगा। तो देखो मैंने सेम टेम्परेचर रखते हुए गैस को एक्सपेंड कराया। तो कार्नो ने बोला कि सबसे पहले जो हमारा सिस्टम होगा वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन से गुजरेगा, यानी कि टेम्परेचर सेम रहेगा बट वो एक्सपेंड हो जाएगा। और याद रखिए टेम्परेचर क्यों सेम रहा, मैंने ऊपर से प्रेशर रिड्यूस करा, गैस एक्सपेंड हुई। अब एक्सपेंशन में गैस ठंडी तो होती है, लेकिन नतीजे में उसने इस हॉट बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। इसने यहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करा। कितनी हीट एब्जॉर्ब कर ली, Q1 हीट इसने एब्जॉर्ब करी। याद रखिएगा हीट एब्जॉर्ब जो है वो Q1 के बराबर, ठीक है जी। ये हमने करा दी आइसोथर्मल एक्सपेंशन। फिर यही सिस्टम गुजरता है हमारे दूसरे प्रोसेस से, यानी कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन से। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में हम क्या करेंगे, अब इस सिस्टम के ये जो सिलेंडर आपको नज़र आ रहा है इसके बेस में हम एक नॉन कंडक्टिंग वॉल रख देंगे। नॉन कंडक्टिंग वॉल समझ लो एक इंसुलेटर रख देंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ दीवारें और पिस्टन तो ऑलरेडी इंसुलेटेड है, वहाँ से तो ना हीट आ सकती है ना जा सकती है। हीट आने जाने का सिर्फ बॉटम ही ज़रिया था। तो अगर मैं यहाँ पर भी इंसुलेटर रख दूँ बॉटम पे तो ना ही हीट सिस्टम से निकल पाएगी ना ही अंदर जा पाएगी, ठीक है। बट हम क्या करेंगे, हम ऊपर से लोड को डिक्रीज़ कर देंगे। इस वाले प्रेशर को भी हटा दूंगा तो आप देखेंगे लोड को डिक्रीज़ करने की वजह से जो गैस है वो ऊपर की तरफ फैलेगी, एक्सपेंड होगी, और इस मरतबा कोई एनर्जी ना एंटर होगी सिस्टम में ना ही लीव करेगी। अब गैसेस जब एक्सपेंड होती हैं और उनको बाहर से एनर्जी नहीं मिल रही है तो गैसेस का टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है। तो याद रखिएगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन के अंदर जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, T1 से कम होके T2 हो जाएगा। याद रखना हम T2 बोल रहे हैं पर वो कम वाला टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ है। और क्योंकि मैं एक्सपेंशन करा रहा हूँ इंसुलेटर पर रखते हुए तो वॉल्यूम V2 से बढ़ के V3 हो जाएगा और यकीनन गैस कुछ ना कुछ काम तो करेगी। तो फिलहाल इनिशियल स्टेट क्या है, P2 है, V2 है और T1 है। अब हम हॉट बॉडी को हटा के इसकी जगह पे एक इंसुलेटर को लाते हैं। ये गई हॉट बॉडी, ये आया इंसुलेटर, और अब मैं ऊपर से लोड को हटा देता हूँ। लोड हटा दिया, नतीजे में क्या होगा, गैस फैलना शुरू हो जाएगी और थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी,
ठीक है ना, कलर का चेंज आपने नोटिस करा, रेड से ये ब्लू हो गई, तो मैंने ये शो करा कि टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ। अब आप देखें किस किस चीज़ में फ़र्क आया। मैंने प्रेशर को P2 से कम करके P3 कर दिया, नतीजे में गैस और फैली, V2 से गैस फैल के V3 हो गई और टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ इस बार, और डिक्रीज़ होके T2 हो गया। तो अगर आप पिछले वाला स्टेट याद करें तो P1 V1 T1 से P2 V2 T1 हुआ था, और यहाँ पे P3 V3 T2 हो गया। सही है भाई। उसके बाद कारणों का कहना ये है कि इसी सिस्टम को हम एक और प्रोसेस से गुजारेंगे, और वो प्रोसेस होगा आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल मैंने आपको बता दिया, सेम टेम्परेचर, और कंप्रेशन का मतलब है अब मुझे गैस को कंप्रेस करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, टेम्परेचर सेम रखते हुए इस प्रोसेस में सिलेंडर को एक थर्मल कॉन्टैक्ट में रखेंगे एनर्जी रेजरवायर जिसका टेम्परेचर T2 है, यानी कि कोल्ड बॉडी। इस मरतबा जो एनर्जी रेजरवायर है वो कौन सी बॉडी है, वो एक कोल्ड बॉडी है जो हीट को एब्जॉर्ब कर सकती है। और फिर हम ऊपर से प्रेशर बढ़ाएंगे तो पिस्टन नीचे जाएगा, गैस कंप्रेस होगी। अब होना तो ये चाहिए था कि जब भी हम किसी गैस को कंप्रेस कराते हैं तो गैस का टेम्परेचर बढ़ता है, पर क्योंकि मैं उसको कोल्ड बॉडी के साथ कांटेक्ट में रखूँगा तो जितनी भी अंदर गैस का टेम्परेचर बढ़ रहा होगा वो सारा का सारा बाहर की तरफ रिलीज़ हो जाएगा। नतीजे में जो गैस है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। सही है ना, जब गैस को कंप्रेस करते हैं तो वैसे टेम्परेचर बढ़ता है, पर मैं उसको रख रहा हूँ कोल्ड बॉडी पे, तो जितना भी टेम्परेचर सिस्टम का बढ़ रहा होगा वो सारी की सारी वो हीट रिलीज़ कर देगा उस कोल्ड बॉडी की तरफ। तो वॉल्यूम कम हुआ तो हम बोलेंगे V3 से कम होकर V4 हो गया, और इस टाइम गैस ने एनर्जी रिलीज़ करी है Q2 कोल्ड बॉडी की तरफ, और हमें काम करना पड़ा। ठीक है ना, हमने कितना काम करा, पिस्टन ने काम करा गैस के ऊपर W के बराबर। तो अभी आप देखो इनिशियल स्टेट क्या थी, P3 था, V3 था और T2 था। अब टेम्परेचर को सेम रखते हुए प्रेशर बढ़ाएंगे, वॉल्यूम कम हो जाएगा। देखिए सबसे पहले गया इंसुलेटर और मैंने रख दिया है कोल्ड बॉडी पे। ठीक है, अब ऊपर से प्रेशर को बढ़ाते हैं, जैसे ही प्रेशर को बढ़ाएंगे आप नतीजे में देखेंगे ये जो पिस्टन है नीचे की तरफ मूव करेगा, लेकिन गैस के टेम्परेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंप्रेस होने की वजह से जितनी भी हीट बनेगी वो सारी की सारी रिलीज़ हो जाएगी कोल्ड बॉडी की तरफ। जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा और हीट रिलीज़ हो जाएगी Q2। तो पहले मैंने करवाया था आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन कराया, और फिर कार्नो इंजन में आइसोथर्मल कंप्रेशन करा लिया। अब चौथा और आखिरी प्रोसेस जो कार्नो ने कहा जिससे गुजरना है वो होगा एडियाबैटिक कंप्रेशन। फिर वही बात है, एडियाबैटिक कंप्रेशन का मतलब कंप्रेस करना है इंसुलेटर पे रखते हुए, यानी सिस्टम से ना हीट जाएगी बाहर ना ही अंदर जाएगी। फाइनल प्रोसेस में बेस को हम रखेंगे नॉन कंडक्टिंग वॉल यानी कि इंसुलेटर के साथ। नॉन कंडक्टिंग वॉल को आम लफ्ज़ों में हम कह रहे हैं कि बेसिकली ये एक इंसुलेटर होगा, और फिर हम गैस को कंप्रेस करेंगे एडियाबैटिकली। कैसे, ऊपर लोड को बढ़ाएंगे, अभी आप देखें एक रखा हुआ है, फिर एक और वज़न आ जाएगा। नतीजे में गैस कंप्रेस होगी, कंप्रेस होने से टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर T2 से बढ़ के दोबारा से T1 हो जाएगा जितना प्रोसेस के शुरू में था। वॉल्यूम भी उतना ही हो जाएगा जितना कि प्रोसेस के शुरू में था V1, और फिर वर्क डन होगा, गैस वर्क डन करेगी जिसको हम शो कर देंगे W से। ठीक है भाई। अब देखिए इंसुलेटर लेकर आ गए और ऊपर से हमने प्रेशर को बढ़ा दिया। जैसे ही प्रेशर को बढ़ाया अब ये पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा, नतीजे में गैस को दोबारा से उसने हीटअप कर दिया, टेम्परेचर बढ़ गया। तो यहाँ पर जो स्टेट थी वो थी P4 V4 और T2। ठीक है, अब प्रेशर दोबारा से पहले जितना हो गया P1, वॉल्यूम भी उतना हो गया V1, और टेम्परेचर T2 से बढ़ के दोबारा से हो गया T1। तो आपने देखा एक साइक्लिक प्रोसेस में हम दोबारा से स्टार्टिंग वाले पॉइंट के ऊपर पहुंच गए, इनिशियल स्टेट के ऊपर पहुंच गए। ठीक है, तो इसका मतलब एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, पूरा एक इंजन है, साइक्लिक प्रोसेस है। और आप देखें यहाँ पर वर्क डन भी तो हुआ। वर्क डन कैसे हुआ कि जब हीट मिल रही थी तो पिस्टन ऊपर की तरफ गया 2 मरतबा, वही वर्क डन हुआ। तो हीट इंजन का ये तो काम होता है कि हीट एब्जॉर्ब करके उसे वर्क में कन्वर्ट कर दें। तो इस तरीके से हम लगातार हीट को वर्क में कन्वर्ट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्नो इंजन। और इसमें आप देखें कि जो लॉस ऑफ हीट है वो ना होने के बराबर होगा, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, इस किस्म का प्रोसेस हुआ। सबसे पहले हमने उसे आइसोथर्मल एक्सपेंशन कराया। ठीक है, टेम्परेचर सेम रखते हुए एक्सपेंशन कराया, और वो हमने उसको रखा था एक हॉट बॉडी के ऊपर। ठीक है, फिर क्या हो गया, प्रेशर कहाँ से कहाँ चेंज हुआ था, P1 V1 T1 से जो स्टेट हो गई थी वो हो गई थी P2 V2, और टेम्परेचर सेम रहा था T1। फिर यही स्टेट यहाँ पर आई P2 V2 T1, और हमने उसको रखा एक इंसुलेटर के ऊपर, और ऊपर से प्रेशर को रिड्यूस करा ताकि वो एक्सपेंड हो जाए। नतीजे में क्या हुआ,
प्रेशर कम किया था P3, वॉल्यूम बढ़ गया V3 और टेम्परेचर डिक्रीज़ होके T2 हुआ था। याद रखिएगा, जब गैसेस एक्सपेंड होती हैं तो वो कूल डाउन होती हैं। फिर हमने रखा था इसको कोल्ड बॉडी पर, और कोल्ड बॉडी पर रखने के बाद हमने ऊपर से प्रेशर को बढ़ाया था, कंप्रेशन हुआ था। तो अभी स्टेट क्या थी हमारे पास? इनिशियल स्टेट हमारे पास थी P3, V3 और T2। तो आइसोथर्मली कराया था, कंप्रेशन की वजह से जितना टेम्परेचर बढ़ेगा वो कोल्ड बॉडी की तरफ रिलीज़ होगा। तो टेम्परेचर सेम रहेगा, प्रेशर हो गया P4, V4 और टेम्परेचर सेम रहा T2 के बराबर। और आखिर में हमने क्या करा? हमने इसको कंप्रेस करके प्रेशर उतना कर दिया जितना कि प्रोसेस के शुरू में था, यानी कि P1 था, वॉल्यूम भी उतना हो गया। और जब कंप्रेस करेंगे तो टेम्परेचर कम होके T1 से T2 हुआ था, अब T2 से दोबारा से बढ़ के T1 हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से ये रख दिया जाएगा एक हॉट बॉडी पर, और हॉट बॉडी पर रखने के बाद दोबारा से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो आप देखें जो पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्चुअली ये क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। हीट कितनी एब्जॉर्ब हुई? हीट Q1 एब्जॉर्ब हुई, और जो इसने रिलीज़ करी उसको हमने नाम दिया है Q2 का। तो कार्नो इंजन की वर्किंग में 3 अहम बातें हैं। हीट एब्जॉर्ब हुई, एक्सपेंड हुआ, हीट फिर कंप्रेस कराया, हीट रिलीज़ हो गई Q2, और एक्सपेंशन के दौरान उसने वर्क करा। ठीक है भाई, इस तरीके से कार्नो इंजन काम करता है कार्नो साइकिल के बेसिस के ऊपर। ठीक है, अब आ जाते हैं एफिशिएंसी का फार्मूला ड्राइव करना है हमें कार्नो इंजन के लिए, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। तो एफिशिएंसी के लिए फार्मूला ड्राइव करेंगे। अगर हम डेफिनेशन इस्तेमाल करें, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एफिशिएंसी, जो सिंपल सी डेफिनेशन है एफिशिएंसी की, अगर उसको इस्तेमाल करें तो एफिशिएंसी बराबर होती है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, और इसको हम मल्टीप्लाई कराते हैं 100 से। ठीक है ना, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट और मल्टीप्लाई बाय 100 कराते हैं। लेट्स से इक्वेशन 1 हो गई। अच्छा जी, अब अगर बात की जाए इन केस ऑफ कार्नो इंजन, अगर कार्नो इंजन के बेसिस के ऊपर देखें तो बताओ कार्नो इंजन में हमने इनपुट क्या दिया था? हमने ऐसी क्या चीज़ दी कार्नो इंजन को कि उसने काम करा? हमने जो चीज़ दी है वो हॉट बॉडी पे रखने से दी थी, और वो हमने अमाउंट ऑफ हीट दिया था जिसको उसने वर्क में कन्वर्ट करा। कितनी हीट दी थी उसको हमने नाम दिया था Q1 का। अच्छा, कार्नो इंजन क्या आउटपुट दे रहा है हमें? हमें क्या चीज़ चाहिए कार्नो इंजन से? हम चाहते हैं कार्नो इंजन वर्क करे। ठीक है ना, इंजन का काम ही होता है कि हीट को वर्क में कन्वर्ट करे। अच्छा, हीट को वर्क में कन्वर्ट करा, क्या सारी की सारी हीट जो मैंने दी वो उसने कन्वर्ट कर दी? नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ उसने ज़ाया भी करी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी हीट मैंने उसको दी उसमें से कुछ उसने ज़ाया कर दी, कोल्ड बॉडी को दे दी थी ना Q2, तो जो बचेगी वही एक्चुअली किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर हम इक्वेशन 1 में वैल्यूज़ पुट करें तो सबसे पहले देखो एक एफिशिएंसी का फॉर्मूला बन सकता है। ऊपर आएगा आउटपुट यानी कि वर्क, और नीचे आएगा इनपुट। इनपुट एक्चुअली Q1 है, मल्टीप्लाई बाय 100। एक तो ये फार्मूला है जो कि कार्नो इंजन की एफिशिएंसी मालूम करने के लिए यूज़ होता है। फिर आप चाहो तो वर्क डन की जगह पे वर्क डन की वैल्यू पुट कर सकते हो। वर्क डन बराबर होता है Q1 माइनस Q2, तो इसको पुट कर देते हैं। अब एफिशिएंसी क्या बनेगी? ऊपर आएगा Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय Q1 और मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 100। एलसीएम ब्रेक करो, ये हो जाएगा Q1 डिवाइड बाय Q1 माइनस इधर आ जाएगा Q2 डिवाइड बाय Q1 और मल्टीप्लाई बाय 100 लिखा हुआ है। यहाँ Q1 से Q1 हुआ कैंसिल, तो एफिशिएंसी बराबर आ गई 1। ये 1 आएगा ना, 0 नहीं हो जाएगा ये। Q2 डिवाइड बाय Q1 और फिर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर आप एफिशिएंसी मालूम करना चाहते हैं कार्नो इंजन की तो इससे मालूम कर सकते हो। व्हाट इज़ दिस? सिस्टम ने कितनी हीट एब्जॉर्ब करी, एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, और Q2 की जगह पे आप पुट करेंगे कितनी हीट उसने रिजेक्ट करी है या रिलीज़ करी है। तो इससे आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, हमने स्पेसिफिक हीट वाला टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें हमने एक बात सीखी थी कि जो अमाउंट ऑफ हीट है वो बेसिकली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। स्पेशली फॉर आइडियल गैसेस जो अमाउंट ऑफ हीट है वो प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। देयरफॉर अगर इसी फॉर्मूले को टेम्परेचर की टर्म्स में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 हीट रिजेक्ट हो रही है। किसको रिजेक्ट हो रही है? कोल्ड बॉडी को रिजेक्ट हो रही है। तो इसका मतलब ये जो हीट है वो डिपेंड करती है कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर पे, जिसको हमने T2 का नाम दिया था। कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर आइसोथर्मल कंप्रेशन में देख लो वीडियो को पीछे करके, T2 के बराबर था। अच्छा, हीट एब्जॉर्ब हो रही है Q1। Q1 किससे एब्जॉर्ब हो रही है? Q1 एब्जॉर्ब हो रही है हॉट बॉडी से, और हॉट बॉडी का टेम्परेचर हमने T1 लिया था, तभी तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ था, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है भाई, तो एक ये भी फॉर्मूला हो सकता है। क्या चीज़ किसके बराबर है? ये है टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी
और ये किस चीज़ का टेम्परेचर है? ये है टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी। और याद रखो, अगर आप चाहते हो कि इस हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% हो जाए तो फॉर E इज़ इक्वल टू 100% दो बातें हैं, ठीक है, दो बातें हैं। एक तो बात यह है कि Q2 0 के बराबर हो जाए, यानी कि सिस्टम हीट को रिलीज़ ना करे, एक कंडीशन तो ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी, अगर टेम्परेचर के लिहाज से देखें तो T2 एक्चुअली कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। T2 0 होने का मतलब अगर हमें एक ऐसी कोल्ड बॉडी मिल जाती है जिसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 है, एब्सोल्यूट 0 का मतलब 0 केल्विन है, तो नतीजे में एक ऐसा हीट इंजन बन जाएगा जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, यानी कि वो बिल्कुल कुछ भी अमाउंट ऑफ हीट ज़ाया नहीं करेगा। तभी मैं कह रहा हूँ कि इसकी एफिशिएंसी 100% तक जा सकती है। बस करना इतना है कि हमें एक ऐसी कोल्ड बॉडी चाहिए जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन के बराबर हो। बट अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें मालूम है कि 100% एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है, अमाउंट ऑफ एनर्जी तो ज़ाया हो रही है, लेकिन बहरहाल मैक्सिमम एफिशिएंसी तक जब हम पहुंच सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ कार्नो इंजन में ही पॉसिबल है। अब आखिरी बात और समझ लो, हमने एफिशिएंसी भी समझ ली और प्रोसेस भी समझ लिया। एक आखिरी काम ये है कि आप इसकी प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम को भी समझिए, ठीक है। ये आ गया हमारे पास प्रेशर, ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम। जब प्रोसेस शुरू हुआ था तो प्रेशर हो रहा था P1, वॉल्यूम हो रहा था V1, टेम्परेचर हो रहा था T1। फिर हमने क्या करा था? हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन कराया था। एक्सपेंशन में प्रेशर रिड्यूस हुआ था, वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ था, तो हम 1 से पहुंच गए थे 2 तक। जब यहाँ पहुँचे थे तो प्रेशर P1 से कम हो गया, अगर ये P1 है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो प्रेशर P1 से कम होके कितना हो गया? प्रेशर P1 से कम होके P2 हो गया, ओके। वॉल्यूम ये V1 था, ठीक है। अब वॉल्यूम V1 से बढ़ के कितना हो गया? वॉल्यूम V1 से बढ़ के V2 हो गया। अगर ये V1 था तो ये V2 हो गया। तो कंडीशन बनी थी P2 V2 और टेम्परेचर T1 का T1 रहा था। और मैंने आपको बताया भी था जब मैं आपको आइसोथर्मल प्रोसेस समझा रहा था कि उसका जो ग्राफ होता है वो काफ़ी जेंटल सा कर्व होता है। देखो कितना जेंटल कर्व बन रहा है। और फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन जो है ये बड़ा स्टीपर सा कर्व होता है, एक बहुत स्टीप कर्व बनता है। फिर हमने एडियाबैटिक एक्सपेंशन कराई थी, सिस्टम को हमने रखा एक इंसुलेटर के ऊपर। अब प्रेशर और बढ़ गया, प्रेशर को हमने और कम करा था तो वो P2 से कम होके और कम हो गया। प्रेशर कितना हो गया? लेट से P3 हो गया। और वॉल्यूम और बढ़ गया था तो हमने नाम दिया था इसको P3 V3 और टेम्परेचर डिक्रीज़ होके T2 हो गया था, ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर हमने कंप्रेशन कराया, आइसोथर्मल कंप्रेशन। देखो आइसोथर्म ग्राफ बना है, ये एडियाबैटिक कर्व है, ये आइसोथर्म ग्राफ है। फिर हम पहुंच गए थे एक अलग प्रेशर पे जो कि ज़्यादा था प्रेशर, वॉल्यूम कम हो गया था V4 और टेम्परेचर हमने सेम रखा था T2। और लास्ट में हमने दोबारा से एडियाबैटिक कंप्रेशन करा के एक स्टीप सा कर्व बना था और इनिशियल स्टेट पे पहुंच गए थे। यानी कि जो हमारा कार्नो इंजन है वो एक साइक्लिक प्रोसेस के ऊपर काम करता है और जो अहम बातें आपने याद रखनी हैं उसमें जो वो हीट एब्जॉर्ब करता है वो Q1 है, जो हीट रिलीज़ करता है वो Q2 है और जो वर्क करता है वो एक्चुअली बराबर है W के। और कार्नो इंजन का काम यही था कि वो हीट को वर्क में कन्वर्ट करने का एक तरीक़ेकार समझा सके, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे से प्रैक्टिस करना। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।